गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बच्चे अच्छे होंगे। आप सभी बच्चों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वीडी मैथ्स पॉइंट पे। तो बच्चों, इस चैनल पर हमारी बातें होती है सिर्फ और सिर्फ गणित विषय की। कौन से विषय की? गणित विषय की। हो सकता है आने वाले टाइम में गणित के अलावा और भी सब्जेक्ट्स की यहाँ पे बातें हो, लेकिन अभी हाल फिलहाल में जितनी हम बातें करते हैं वो गणित सब्जेक्ट से रिलेटेड करते हैं। और बच्चों, अपना टारगेट है 8, 9, 10 की क्लासेस को मैथमेटिक्स बड़े तरीके से पढ़ाना और उनको मैथ में अच्छे से अच्छे नंबर दिलवाना। अभी तक हमारा जो प्रोग्राम सेट हुआ वो 8वीं क्लास तक का सेट हुआ था, तो 8वीं क्लास की क्लासेस हम धीरे धीरे आपको अपलोड करके दे रहे हैं। आप चैनल पे बने रहिए और चैनल पे देखते रहिए वीडियो मैथ्स पॉइंट की जो क्लासें हैं। और मुझे इतना पता है कि एक ना एक दिन मेरी क्लासेस आपको जरूर पसंद आएगी। क्यों? क्योंकि मेरे पढ़ाने का तरीका बहुत ही सरल तरीका है। मैं ज्यादा कठिनाई से आपको नहीं बताता, बहुत इजी वे में चीजें समझाता हूँ। समझ रहे हो? मैं आपको बहुत इजी वे में चीजें समझाता हूं और आपको समझ में भी आता है। आप एक बार वीडियो को जरूर से जरूर देखें। अगर आपको फिर कोई दिक्कत लगे, कुछ कमी लगे, तो फिर आप मुझे कमेंट में बताएं कि सर आपका ये पढ़ाने का तरीका सही है या गलत है, तब मैं मानूं। ठीक है बच्चों? तो अब तक जो हमारी बातें हो रही थी वो कक्षा 8 की जो मैथमेटिक्स हमारे पास चल रही थी उसमें हमने चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4 कंप्लीट कर लिए हैं। और आज हमारी बातें चलेगी किसके बारे में? पड़ोसन के बारे में नहीं। अरे बात को समझा करो, पड़ोसन के बारे में नहीं चलेंगी बातें। आज हमारी बातें चलेंगी क्लास 8 की जो मैथमेटिक है ना, उसमें चैप्टर नंबर 5 है। पता है उसका नाम क्या है? डाटा मैनेजमेंट। क्या है? डाटा मैनेजमेंट। डाटा वो वाला डाटा नहीं। अरे तुम लोग यार पता नहीं कहां कहां चले जाते हो। ये वाला डाटा भी नहीं, ये वाला डाटा भी नहीं। डाटा DATA, डाटा यानी आंकड़े। आंकड़ों का प्रबंधन किस प्रकार करते हैं। तो आओ बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आंकड़ों के प्रबंधन के बारे में। आंकड़े होते क्या है, कहां से लाए जाते हैं। अरे काकड़े नहीं, वो तो गाय में सिखाती है। काकड़े यार तुम लोग समझ ही नहीं रहे हो। आंकड़े बोल रहा हूं मैं, आंकड़े है ना, डाटा। ठीक है, तो बच्चों आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है डाटा मैनेजमेंट के बारे में, आंकड़ों के प्रबंधन के बारे में। तो सर्वप्रथम बच्चों हम देखेंगे कि डाटा है क्या। डाटा है क्या, आंकड़े क्या होते हैं। तो बच्चों मैं आपको बता दूं आंकड़े क्या होते हैं। आंकड़े होते हैं महत्वपूर्ण सूचनाएं। क्या होते हैं? महत्वपूर्ण सूचनाएं। अब महत्वपूर्ण सूचना कौन सी? क्या लग रहा है आपको? महत्वपूर्ण सूचना वो नहीं होती है कि आप किसी बगल वाले मकान में गए और बगल वाले मकान में जाने के बाद आपको वहां की जो भी लड़का, लड़की, औरत, आदमी कुछ भी किसी के बारे में चुगली करके बता रहा है, किसी की सूचनाएं दे रहा है कि वो तो ऐसा है, वो ऐसा है। वो सूचनाएं, उन सूचनाओं की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, वो वहीं तक सीमित है। यहाँ का जो डाटा है, यहाँ की जो सूचनाएं वो सारी अलग होंगी। तो बताओ किस प्रकार की सूचनाएं होंगी? फालतू की सूचनाएं तो होंगी नहीं। गणित विषय का टॉपिक तो कंफर्म तो ये है कि यहाँ पे संख्याओं का काम तो जरूर से जरूर ही होगा। समझ रहे हो ना? संख्याओं का काम तो यहाँ पे जरूर से जरूर होगा। तो क्या है महत्वपूर्ण सूचनाएं? कहां से लेंगे, किस प्रकार से महत्वपूर्ण सूचनाएं तैयार करेंगे? बताओ, पता है किसी को? नहीं पता? मैं बता देता हूं कि महत्वपूर्ण सूचनाएं कहां से कलेक्ट करोगे। महत्वपूर्ण सूचनाएं कलेक्ट करोगे आप कहां से? बड़े बड़े विभागों से। कौन से विभाग? जैसे कोई भी सरकारी विभाग, कोई भी सार्वजनिक विभाग, वहां से आप महत्वपूर्ण सूचनाएं कलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं आपको बोलूं आपके एरिया में टोटल कितनी गायें हैं, आपके एरिया में टोटल कितनी गायें हैं, तो आप क्या करोगे? आप एक तरीका तो ये है कि आप घर घर जाके पूछ के आओगे कि आपकी कितनी गायें, और फिर लिख के फिर तैयार करोगे डाटा। ठीक है। और एक आप क्या करोगे, गांव में जो भी क्या कहते हैं उसको, वीडियो, गांव में जो भी ग्राम सेवक होगा उसके पास क्या होती है, गांव की सारी रिपोर्ट होती है। किस घर में कितनी गाय है और किस घर में कौन कौन चारा खाती है, कौन कौन चारा नहीं खाती है। तो वो सारे डाटा रिपोर्ट कहां पे मिलेगी? ग्राम सेवक के पास में। तो हम ग्राम सेवक के पास जाएंगे और सारा डाटा कैसे कैसे वहां से उठा लेंगे और हम अपने पास लिख लेंगे कि हमारे एरिया में इतनी गायें हैं, उन गायों में इतनी तो दूध देने वाली है और इतनी दूध नहीं देने वाली है, और उनमें इतने बछड़े हैं और इतनी बड़ी गायें हैं। तो उस प्रकार से हमारे लिए वो क्या हो गई? एक प्रकार से महत्वपूर्ण सूचनाएं होगी। अब ये महत्वपूर्ण सूचनाएं हमने अलग अलग विभागों से या फिर अलग अलग कार्यालय दफ्तरों से प्राप्त कर ली। अब क्या इन सूचनाओं को सबसे पहले कोई ना कोई तो कलेक्ट करता ही होगा यार। इन सूचनाओं को सबसे पहले कोई ना कोई तो उठा के तो लाता ही होगा, लोगों से जानकारी कोई ना कोई तो लेता ही होगा। आंकड़े भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, आंकड़े भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। तो आंकड़ों को कितने प्रकारों में बांट सकते हैं? आंकड़ों को हम 2 प्रकारों में बांट सकते हैं। कौन से? प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। अब प्राथमिक आंकड़े क्या है और द्वितीयक आंकड़े क्या है, इन चीज के बारे में आप मुझे समझा सकते हो?
समझा सकते हो क्या? अरे समझा सकते हो क्या? नहीं समझा सकते, कोई बात नहीं, मैं हूं ना यार, बिल्कुल अभी मैं हूं, अभी रुको तुम। तो महत्वपूर्ण सूचनाएं क्या कहलाती है? तो बच्चों महत्वपूर्ण सूचनाएं क्या कहलाती है? डाटा कहलाती है, यानी कि आंकड़े कहलाती है। महत्वपूर्ण सूचनाओं में क्या कुछ भी हो सकती है, जैसे जनगणना की बात हो सकती है, पशु गणना की बात हो सकती है। मतलब इसमें बड़ी बड़ी चीजें आएंगी, छोटी बड़ी चीजें नहीं आएंगी। कौन सी? कि मेरे घर में कितने पेन है, ऐसी बातें नहीं पूछेगा। ये बड़ी चीजें पूछेगा कि आपके गांव की या फिर आपके शहर की या फिर आपके स्टेट की कितनी जनसंख्या है, पशु गणना कितनी है, इस प्रकार से ये सवाल पूछेगा। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं होंगी। और बच्चों आंकड़ों को हम संख्याओं के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अरे संख्याओं के जो मान होंगे ना वो आंकड़े ही होंगे। संख्याओं के मानों में हम आंकड़ों को भी प्रदर्शित कर सकते हैं। गुणात्मक और मात्रात्मक इन चर के जो समुच्चय होते हैं, समुच्चय का मतलब होता है बच्चों समूह है। गुणात्मक मान और मात्रात्मक मान ये भी हमारे लिए क्या है? डाटा है, सूचनाएं हैं, महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, आंकड़े हैं। तो बच्चों अब हम आगे देखते हैं कि आंकड़ों को हम कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, यानी कि आंकड़े कितने प्रकार होते हैं। तो आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अब दोनों प्रकार में कौन से होते हैं? एक तो होते हैं प्राथमिक आंकड़े, प्राइमरी डाटा, और एक होते हैं द्वितीयक आंकड़े, सेकेंडरी डाटा। तो बच्चों क्या मुख्य अंतर है प्राथमिक आंकड़ों में और द्वितीयक आंकड़ों में? क्या कोई इनमें मेन कोई रीजन है कि इन आंकड़ों को 2 ही रूप क्यों दिया गया, प्राथमिक और द्वितीयक क्यों बनाया गया, किस वजह से बनाया गया? तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि आंकड़ों के 2 प्रकार किस वजह से निर्धारित किए गए हैं। प्राथमिक को प्राथमिक ही क्यों कहा गया है और द्वितीयक को द्वितीयक ही क्यों कहा गया है? तो प्राथमिक आंकड़े बच्चों वे आंकड़े हो सकते हैं, मान लो आप एक गवर्नमेंट टीचर हो और आपने देखा भी होगा, मान लो कि आप एक सरकारी अध्यापक हो और आपने देखा होगा कि आपके पिताजी की या फिर आपकी ड्यूटी लगाई जाती है। कब? हमारे यहाँ भारत में हर 10 साल में एक बार जनगणना होती है ना। जनगणना मतलब लोगों की गिनती होती है कि कितने बच्चे हैं, कितने छोटे बच्चे हैं, कितने बड़े बच्चे हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने आदमी हैं। इस प्रकार से सबकी क्या गणना होती है और वो सारी गणनाएं करके एक जगह ले जाके संकलित कर ली जाती है। तो क्या अब मैंने कहीं ना कहीं से डाटा उठाया, ले जाके संकलित कर दिया। जो डाटा उठाने का काम कर रहा है, जिसको घर घर जाना पड़ रहा है, वो तो कौन से डाटा एकत्रित करेगा? प्राथमिक डाटा एकत्रित करेगा, प्राइमरी डाटा, प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करेगा। कैसे? अपने पिताजी की या फिर अपनी ड्यूटी जनगणना में लगा दी गई, और लगाते हैं सरकारी अध्यापकों की ड्यूटी जरूर लगाते हैं। वो क्या करते हैं? जनगणना करने के लिए गांव ढंढ उनको क्या होता है? घूमना पड़ता है। या फिर वो रिपोर्ट लेने के लिए क्या करते हैं? वहां के सरपंच पटवारी इनके पास आते हैं और वहां की जनगणना लिख के ले आते हैं। लेकिन अभी तक ये होता आया है कि हर एक गांव को फिक्स कर दिया जाता है कि इसमें इतने टीचर जाएंगे और इस गांव में जितने भी बंदे हैं उन सब का जनगणना में रिपोर्ट तैयार करके लाएंगे कि इस घर में कितने बंदे हैं। तो टीचर आते हैं घर पे आते हैं, उनको चाय पानी भी पिलानी पड़ती है, चाय पानी जरूरी हो जाती है। तो चाय पानी पीते हैं और चाय पानी पी के फिर पूछते हैं कि आपने घर में कितने टाबर, कितनी महिलाएं, कितने आदमी हैं। अभी उनको बताना पड़ता है कि हमारे घर में मैं दंपति, मतलब मैं पति और मेरी पत्नी, उसके अलावा 4 बच्चे और मेरे माँ बाप, ऐसे करके कि जैसे 8 जने हैं। तो मैं क्या करूंगा? उनको मेरी रिपोर्ट दे दूंगा कि मेरे घर में 8 सदस्य हैं। अब वो क्या करेंगे? वो डाटा कलेक्ट करके ले जाएंगे प्रत्येक घर में जाके, और प्रत्येक घर में यही सवाल पूछेंगे कि अपने घर में कितने सदस्य हैं। अब सभी बता देते हैं, कोई झूठ थोड़ी बोलता है कि मेरे घर में इतने से सदस्य हैं। सब बताते हैं कि मेरे घर में इतने सदस्य हैं, 8 है, 10 है, 12 है। वो सारा डाटा धीरे धीरे पूरे गांव से होते हुए पूरी सिटी में, पूरे स्टेट में, पूरे कहां पे? देश में, कंट्री लेवल पे सब जगह से क्या करते हैं ये टीचर, इनके अलावा और भी प्रगणक नियुक्त किए जाते हैं जो गणना करते हैं। उन सबको ये लोग घर घर जाकर सारा डाटा कलेक्ट करके लाके और सरकार के पैरों में रख देते हैं कि भाई तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, हमने तो डाटा एकत्रित कर लिया है। तो ये जो प्रगणक डाटा एकत्रित करके लाते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक डाटा। क्या बोलते हैं? प्राथमिक डाटा। अब द्वितीयक डाटा फिर क्या होगा? प्राथमिक डाटा को क्या करती है सरकार? संकलित कर लेती है। कहने का मतलब एक जगह कर लेती है। प्रत्येक घर में से उसने सदस्य गिनवाए थे, उसने सारे सदस्य गिन के और एक बड़ी रिपोर्ट तैयार कर ली
और उसमें लिख दिया कि इस वर्ष 2021 में, और सारी डाटा कलेक्ट करके फिर वो क्या देती है लास्ट में, हमें क्या प्रकाशित करके देती है कि 2021 में इतने नंबर की जनगणना हुई, जिसमें अपने 1 अरब और 30 करोड़ जनता हो गई है कहां की, भारत की। 1.30 करोड़ जनता कहां की हो गई है, भारत की। फिर ये डाटा कलेक्ट करके हमें वो दे देती है। अब हम जैसे किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी और चीज की वजह से हमें जानकारी लेनी हो, किस चीज की, जनगणना की, तो हम जनगणना की जानकारी कहां से लेंगे, हम डाटा उठाएंगे कौन सा, द्वितीयक वाला। क्यों? क्योंकि जो सरकार ने संकलित कर रखा है ना, वो डाटा कौन सा है, द्वितीयक डाटा है। अगर हम प्राथमिक डाटा उठाएंगे तो हम पागल हो जाएंगे। आप गिन के रखोगे क्या, आप गिन के रखोगे क्या कि अपने राजस्थान में इतने गांव और उनमें एक गांव में इतनी जनसंख्या है, कितने गांव के याद रख लोगे। तो इसलिए क्या होते हैं, हमें द्वितीयक डाटा का उपयोग करना होता है। और द्वितीयक डाटा में कहां से प्राप्त होता है, सरकारी विभागों से प्राप्त होता है। द्वितीयक डाटा हमें कहां से प्राप्त होता है, सरकारी विभागों से। उनके पास क्या होते हैं, रजिस्टर होते हैं, और रजिस्टर में वो सारी चीजें मेंटेन रखते हैं। आप ये भी कह सकते हो कि रजिस्टर भी नहीं होगा तो उनके पास क्या होगा, कंप्यूटर एनालिसिस, यानी कंप्यूटर में डाटा डला हुआ होगा और फिर वो हमें वहां से डाटा उपलब्ध करवा देंगे। तो आपको मेन मोटी मोटी चीज समझ में आई कि प्राथमिक डाटा तो कौन सा होगा, द्वितीयक डाटा कौन सा होगा। इन बातों का सारा घुमा फिरा के सारांश यही निकलता है। अगर हम सीधे जाके किसी विभाग के लिए काम कर रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं, गणना कर रहे हैं किसी भी चीज की, तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, प्राथमिक डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। और फिर अगर हम किसी विभाग से किसी चीज के बारे में पूछताछ कर रहे हैं, कोई सरकारी विभाग है, उसमें हम गए, हमने पूछा कि भाई साहब, जैसे रेल मंत्रालय में मैं चला गया और हमने उनसे बोल दिया कि भाई साहब आपके यहाँ कितने ट्रेनें चल रही हैं भारत में टोटल, तो वो हमें क्या करेगा, लिस्ट बता देगा कि साहब इतनी इतने स्टेट में इतनी ट्रेनें चल रही है। तो अब वो डाटा कलेक्ट किसने किया होगा, बताओ। देखिए, वो डाटा हमारे जैसे ही लुच्चे लपाटे बंदों ने इकट्ठा करके सरकार को दिया है और फिर सरकार ने वापस हमें प्रदर्शित किया है। तो एक प्रकार से साइकिल बन रहा है। हमने प्राथमिक डाटा कलेक्ट किया, सरकार को दिया, सरकार ने उसी डाटा को सही तरीके से मैनेज करके हमें द्वितीयक डाटा के रूप में सौंप दिया। बात खत्म होगी प्राथमिक आंकड़ों की और द्वितीयक आंकड़ों की। मेन मोटी चीज आपको समझ में इसमें आ गई होगी। अब हम बात करते हैं, अगर द्वितीयक आंकड़ों को हम और किसी उदाहरण से समझना चाहे तो आप अपने दैनिक जीवन में रोजाना सुबह सुबह मुंह उठा के और अखबार के सामने आके बैठते हो ना, या फिर अखबार का मुंह उठा के अपने सामने रख लेते हो। तो वो जो अखबार है उसमें कौन से आंकड़े आते हैं, द्वितीयक आंकड़े आते हैं। कौन से द्वितीयक, कैसे? क्योंकि प्रत्येक जगह कोई ना कोई बंदा अखबार के लिए न्यूज खबर कलेक्ट करने के लिए जाता ही है और अंदर अंदर घुस घुस के खबरें निकाल के लाता है, किस नेता को क्या दिक्कत हो रही है, किस आदमी की क्या परेशानी चल रही है। तो वो क्या करता है, घुमा घुमा के और जाके सबकी खबर निकाल के लाता है, अखबार में कलेक्ट करके दे देता है। तो उस अखबार बनाने वाले के लिए वो जो डाटा था वो तो उसके लिए तो प्राथमिक हो गया, और हमारे लिए कौन सा डाटा हो गया, द्वितीयक डाटा हो गया। क्योंकि हमें तो क्या संकलित किया हुआ मिल रहा है, हमने खुद ने जाके थोड़ी बनाया, वो नहीं बनाया ना, हमें तो ऐसा वो बड़ा बड़ा मिल रहा है, तो सिर्फ पढ़ रहे हैं और आगे काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से सोशल मीडिया की भी बड़ी भागीदारी है इसमें। आप देख लो, सोशल मीडिया पे आपने किसी चीज की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की, ठीक है। अब आपको जानकारी, गूगल तो बाबा है, गूगल तो ऐसी चीज है बाबा, ये वास्तव में वो, उस पे सारी जानकारी मिल जाएगी। आप कुछ भी सर्च करके देखो, उस पे सब कुछ बताता है वो। यार पता नहीं उस पे इतनी चीजें। अब आप मुझे एक चीज बताओ, उस पे इतनी सारी चीजें किसने डाली होगी? भाई हम जैसे कोई लुच्चे लपाटे होंगे, उन्होंने वो सारी चीजें उस पे डाली होगी। इस वजह से गूगल क्या करता है, अब हम जैसे लुच्चे लपाटे जिन्होंने डाटा सूचनाएं एकत्रित करके उसको दी है, गूगल के लिए तो वो प्राथमिक हो गई। अब हमने या अनजान व्यक्ति ने, किसी ने वो डाटा सर्च करने की कोशिश की कि मुझे जानना है कि हमारा पाड़ा दूध देगा या नहीं देगा, तो फिर वो गूगल आपको बता देगा कि आपका पाड़ा दूध देगा, तो कैसे देगा, किस वजह से नहीं देगा, ठीक है ना। तो वो हमारे लिए क्या होगी, द्वितीयक आंकड़े हो गए, ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं कि डाटा को हम निरूपित कैसे करते हैं। निरूपण का अर्थ बच्चों पता है कि क्या होता है? निरूपण का अर्थ है बनाना। निरूपण का अर्थ होता है बच्चों बनाना, किसी भी चीज का निरूपण करना, बनाना, ठीक है ना। तो आंकड़ों को बनाते कैसे हैं, बना के लिखते कैसे हैं, कैसे प्रदर्शित करते हैं। निरूपण का अर्थ बच्चों आप ये भी ले सकते हो कि आंकड़ों को कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो आज हम अगले टॉपिक में जानेंगे कि आंकड़ों को कैसे निरूपित किया जा सकता है, आंकड़ों को किस रूप में निरूपित कर सकते हैं। आपने देखा होगा छठी सातवीं क्लास में भी शायद आंकड़ों के बारे में पूरी तरीके से दिया हुआ है। आपने वहां भी चीजें देखी होगी कि आंकड़ों को कैसे प्रदर्शित करते हैं। सातवीं क्लास में एक ग्राफ पेपर दिया होगा आपको, ग्राफ पेपर दिया होगा, है ना।
परीक्षा में भी आया होगा वो ग्राफ पेपर आपके लिए बनाने के लिए। तो क्या ग्राफ पेपर पे निरूपित कर सकते हैं आंकड़ों को? कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं। ग्राफ पेपर पे हम आंकड़ों को निरूपित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ऐसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें पता लगा, हमने गुरुजी ने हमें बता दिया कि आंकड़ों का निरूपण हम किस रूप में करेंगे? ग्राफ के रूप में। आंकड़ों का निरूपण करते हैं हम ग्राफ के रूप में, और ग्राफ को ही हम बिल्कुल शुद्ध हिंदी भाषा में बोलते हैं आलेख। क्या बोलते हैं? आलेख। तो इस प्रकार जो हिंदी का शुद्ध शब्द इसके लिए लिया गया है वो लिया गया है कि ग्राफ को हम आलेखीय निरूपण, ग्राफ का हम आलेखीय निरूपण प्रदर्शित कर सकते हैं आलेख के रूप में। ग्राफ के रूप में हमें आंकड़ों को हम ग्राफ के रूप में या फिर आलेखीय रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। अब आंकड़ों को हम आलेख के रूप में प्रदर्शित तो कर देंगे, लेकिन क्या आलेख भी अलग अलग प्रकार के होते हैं? और अलग अलग प्रकार के होते हैं तो इसके कितने प्रकार हैं, किस किस तरह से आलेख बनाए जाते हैं, तो इसके बारे में भी हम अभी जानकारी ले लेते हैं, इसके अंदर से ही निकाल लेते हैं। तो बच्चों, आंकड़ों का जो निरूपण होता है वो ग्राफ के द्वारा होता है, और ग्राफ बना सकते हैं 3 तरीके से। कितने तरीके से? 3 तरीके से। जो पहला प्रकार है हमारे पास ग्राफ का या आलेख का, कौन सा प्रकार है? पहला चित्रालेख। कौन सा लेख है? चित्र आलेख, यानी पिक्टोग्राफ। अंग्रेजी में लिखना है PICTOGRAPH। क्या है? चित्रालेख, पिक्टोग्राफ। दूसरा जो इसका प्रकार है ग्राफ या आलेख का, वो कौन सा है? दंड आलेख है। कौन सा है? दंड आलेख। दंड आलेख को अंग्रेजी में कहते हैं बार ग्राफ। ठीक है। तीसरा जो इसका प्रकार है वो कौन सा है? द्विदंड आलेख। तीसरा प्रकार है इसका द्विदंड आलेख। द्विदंड आलेख का नाम क्या है? द्विदंड आलेख का नाम है डबल DOUBLE, डबल बार ग्राफ है। क्या है द्विदंड आलेख का नाम? है डबल बार ग्राफ। तो ग्राफ को या आलेख को हम 3 रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, एक तो चित्रालेख के रूप में, एक दंडालेख के रूप में, और द्विदंड आलेख के रूप में। इनके अलावा बच्चों, ग्राफ को प्रदर्शित करने का एक तरीका और होता है, लेकिन दरअसल वो ग्राफ का नहीं होता है, वो आंकड़ों को प्रदर्शित करने का तरीका होता है। ग्राफ में अगर हम आंकड़ों को प्रदर्शित करेंगे ना, तो ग्राफ में तो हम इन 3 रूपों में आंकड़ों को प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा एक तरीका और है, ग्राफ के अलावा एक तरीका और है आंकड़ों को प्रदर्शित करने का। वो तरीका है पाई चार्ट के द्वारा। किसके द्वारा? दूसरा तरीका है बच्चों इसमें पाई चार्ट के द्वारा। ये टॉपिक भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। पहला तरीका तो है कि हम ग्राफ के रूप में निरूपित कर सकते हैं, और दूसरा तरीका हम इसको पाई चार्ट के रूप में निरूपित कर सकते हैं। किनको? आंकड़ों को। अब आंकड़ों में जो ग्राफ का रूप है वो 3 प्रकार से प्रदर्शित कर देंगे, चित्रालेख के रूप में, दंडालेख के रूप में, द्विदंडालेख के रूप में। अब आ जाओ, चित्रालेख कैसे बनाएंगे, दंडालेख कैसे बनाएंगे, द्विदंडालेख कैसे बनाएंगे? मैं इसको मिटा देता हूं। तो ग्राफ के रूप में अगर हम आंकड़ों को निरूपित कर सकते हैं तो उसमें हमारे पास पहला प्रकार आ जाएगा चित्रालेख। कौन सा? चित्रालेख माने पिक्टोग्राफ। चित्रालेख माने पिक्टोग्राफ। इसमें क्या दे रखा होगा? देखो, नाम में इसकी परिभाषा भी छिपी हुई है। नाम में इसकी परिभाषा भी छिपी हुई है। चित्र आलेख माने ऐसे क्वेश्चन देगा जिसमें चित्र बने हुए होंगे और उसके द्वारा हमें ग्राफ बनाना होगा। समझ रहे हो ना? चित्र दिए हुए होंगे और उसके थ्रू हमें ग्राफ निरूपित करना होगा। तो हम एक चित्रालेख का उदाहरण लेते हैं और इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो बच्चों, चित्रालेख पिक्टोग्राफ के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं साइकिल की दुकान का। किसका लेते हैं? साइकिल की दुकान का। अरे यहाँ पे एक साइकिल की दुकान है जिसका नाम है साइकिल की दुकान। साइकिल की दुकान, ये साइकिल की दुकान है हमारे पास। तो इसमें हमें एक डाटा संग्रहण, इसमें हमें चित्रालेख के द्वारा साइकिलों की संख्या बतानी है। इसमें हमें संकेत देगा। क्या संकेत देगा? चित्रालेख में हमेशा में क्या देके रखता है? संकेत देके रखता है, और उस संकेत में बताता है कि मैं तुझे ये संकेत दे रहा हूं ना, तो इस संकेत का मतलब इतनी चीजें, इतनी संख्या
हो जाएगी। तो वो मुझे एक साइकिल का चिन्ह दे रहा है, ये लो एक साइकिल बन गई है, पीछे कैरियर लग गया इसके। मुझे साइकिल सही तरीके से बनाना नहीं आती है, आप लोग देखने लगे, सीट तो बना देता हूँ मैं उसके बैठने के लिए, बना बैठेगा कहाँ वो। तो मैंने ये एक साइकिल बना दी और इस एक साइकिल का मतलब है 10 साइकिल। इस एक साइकिल के चित्र का मतलब है, इस साइकिल के चित्र का मतलब है 10 साइकिल। कितनी साइकिल? अरे वो बताना चाह रहा है, संकेत दे रहा है कि अगर एक साइकिल का चिन्ह आता है ना तो इसका मतलब है कितनी साइकिलें बिकी है, 10 साइकिलें बिक गई है। तो वो कह रहा है कि भाई साहब जनवरी महीने में बताओ कितनी साइकिलें बिकी, फिर कह रहा है फरवरी में कितनी बिकी, और फिर कह रहा है मार्च में कितनी बिकी। तो उस डाटा का हमें यहाँ पे चित्रालेख बनाना है। जनवरी में उसने क्या किया, एक यही दे दी, केवल हमें क्या दे दी, हमें यहाँ पे एक ही साइकिल का चिन्ह दे दिया। फरवरी में उसने क्या किया, फरवरी में उसने भाई साहब 2 साइकिलों की दे दी, ये 2 साइकिल, ये इस प्रकार से। और फिर मार्च में उसने क्या किया, मार्च में भाई साहब उसने 3 साइकिल की डिजाइन दे दी रे ऐसे। तो उसने क्या किया, हमें एक संकेत दिया है कि अगर मैं तुम्हें साइकिल का चित्र दूंगा, अगर मैं तुम्हें साइकिल का एक चित्र देता हूं तो उसका मतलब यह है कि मैंने 10 साइकिलें बेच दी हैं। अगर मैं तुम्हें साइकिल के 2 चित्र देता हूं तो इसका मतलब मैंने 20 साइकिल बेच दी हैं। मैं साइकिल 3 चित्र देता हूं तो कितनी साइकिलें बेच दी हैं, 30 साइकिलें बेच दी हैं। ये तो क्या है, महीनों के नाम, ये तो है महीनों के नाम। और ये क्या है, साइकिलों की संख्या। किसकी संख्या है, साइकिलों की संख्या। तो यहाँ पे तो इसने हमें दिया है महीनों के नाम, जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीनों में इसने जितने भी साइकिलें बेची है ना उनको हमें ये संकेत में प्रदर्शित करवा रहा है कि साइकिल का प्रतीक, एक साइकिल यहाँ पे 2 साइकिलों के प्रतीक, यहाँ पे 3 साइकिलों के प्रतीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि उसने चित्रालेख को देखकर बताओ कि राजू नाम निकाल लेते हैं इसका ना, राजू नाम निकाल लेते हैं इसका, कि राजू ने जनवरी फरवरी और मार्च इन तीनों महीनों में कितनी कितनी साइकिलें बेच दी है, बताओ। तो हमें दिया गया था कि एक साइकिल का प्रतीक, एक साइकिल का चिन्ह हमें बताता है कि 10 साइकिलें हैं। तो जनवरी में यहाँ पे कितनी साइकिल के प्रतीक चिन्ह बता रखा है, एक साइकिल का प्रतीक चिन्ह बता रखा है। इसका मतलब साइकिलों की संख्या कितनी है, साइकिलों की संख्या हो जाएगी रे 10। फिर हम उससे पूछते हैं कि फरवरी में तूने कितनी साइकिलें बेची है राजू। तो राजू बोलता है कि मैं यहाँ पे बाहर दुकान के चित्र दे रखे हैं मैंने, वहां चित्रों पे जाके देख लो, अगर एक साइकिल का चित्र है तो 10 बेच दी, 2 साइकिल के चित्र बना रखे हैं तो 20 बेच दी। तो 1 और 2 यहाँ पे 2 साइकिलों के चित्र बने हुए हैं, तो यहाँ पे भाई साहब 20 साइकिलें बेच दी हैं। अगली बार हम बात करते हैं उसके पास जाके मार्च में कि भाई साहब तूने मार्च में कितनी साइकिल बेच दी रे। तो वो कहता है कि बाहर जाके बोर्ड पे देख लो, वहां साइकिलों के चित्र बने हुए हैं, साइकिलों के चित्र बने हुए देख के समझ जाना कि कितनी साइकिलें हैं। एक साइकिल के चित्र का मतलब है कि 10 साइकिलें बेची है। यहाँ पे 3 साइकिलों के चित्र आ रहे हैं, इसका मतलब कितनी साइकिलें बेची है, 30 साइकिलें बेची है। तो हम चित्रालेख पिक्टोग्राफ को इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। हमें वो क्या देगा, एक कोई भी प्रतीक चिन्ह दे देगा और उसके आगे संख्या लिख देगा कि इस प्रतीक चिन्ह का मतलब ये होता है। फिर हमें क्या देगा, वो जगह जगह प्रतीक चिन्ह दे देगा और हमें संख्या ज्ञात करनी रहेगी। इस प्रकार हम चित्रालेख का निर्माण कर सकते हैं। अब मैं आपसे इसमें कुछ सवाल पूछता हूँ। इस चित्र को देख के मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ। ये जो मैंने चित्रालेख बनाया है इसमें मेरा प्रथम क्वेश्चन है आपसे कि जनवरी के महीने में राजू ने कितनी साइकिलें बेची थी। कमेंट करके बताओ कितनी साइकिलें बेची थी, कमेंट करके जरूर बताना। और मुझे आप बताओ कि जनवरी और मार्च इन दोनों महीनों में से कौन से महीने में ज्यादा साइकिलें बिकी है, और बिकी है तो कौन से महीने में कितनी साइकिलें ज्यादा बिकी है। इस सवाल का भी उत्तर आप मुझे बताओगे। और आप ये भी बताओगे कि फरवरी महीने में जो साइकिलें बिकी है वो मार्च महीने की साइकिलों से कम है या ज्यादा है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हम चित्रालेख को सोल्व कर लेंगे। खींचो।
आलेख निरूपण का अगला जो प्रकार है वो हमारे पास है दंड आलेख। दंड आलेख माने बार ग्राफ, BARGRAPH। दंड आलेख है ना, ये बार ग्राफ बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। यार ये तुम लोग पता नहीं क्या क्या करने लगे, पढ़ो चुपचाप। तो दूसरे नंबर पे अगर हम ग्राफ बना सकते हैं तो किस प्रकार से बना सकते हैं? दंड आलेख के द्वारा बना सकते हैं। हमें क्या देगा वो? कुछ डाटा देगा। क्या देगा? डाटा देगा। जैसे मैं यहाँ पे कुछ डाटा ले लेता हूं। मेरे पास क्या है? 4-5 बच्चे हैं और उनका 8वीं क्लास का रिजल्ट आया है। रिजल्ट तो आ गया, अच्छी बात है। अब यार किसी के कम नंबर आए हैं, किसी के ज्यादा नंबर आए हैं, किसी के बराबर बराबर नंबर आ गए हैं। अब कुछ बच्चे तो नाराज हो रखे हैं कि सर हम तो कमजोर रह गए, हमसे पढ़ा नहीं गया, ये वो, हमें गणित नहीं आती थी, ये नहीं आता था, वो नहीं आता था। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हमने तो बढ़िया तरीके से पढ़ाई की है और अच्छे नंबर लेके आए हैं, आपका नाम रोशन कर दिया है। आप मत करना मेरा नाम रोशन, ठीक है बच्चों। दंड आलेख में क्या करना होता है? समान चौड़ाई के दंड बनाने पड़ते हैं। समान चौड़ाई के तथा समान दूरी के, समान चौड़ाई के तथा समान चौड़ाई दूरी के दंड बनाने पड़ते हैं। दंड बनाने पड़ते हैं। दंड का आकार कैसे होता है? ऐसे बना के देगा रे, वो लंबे आयताकार होते हैं दंड ऐसे। इस प्रकार से हमें क्या बनाने पड़ेंगे? दंड बनाने पड़ेंगे। दंड का यही रूप होता है, एक लंबा आयत होता है, तो वो हमें बनाना पड़ेगा दंड आलेख में। तो चलो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं और उसका हम बनाते हैं इधर दंड आलेख। सबसे पहले मैंने एग्जांपल लिया, मेरे पास 5 छोरे हैं मेरी क्लास में, रमेश, सुरेश, जिग्नेश, धर्मेश और प्रवेश। 5 लड़के हैं मेरे पास, रमेश, सुरेश, जिग्नेश, धर्मेश और प्रवेश। ये तो है विद्यार्थी। और इधर है इनके क्या परसेंटेज जो बनी है ना 8वीं क्लास में, वो हम बनाएंगे यहां पे 8वीं का प्रतिशत अंक, 8वीं के प्रतिशत अंक की कितने कितने परसेंट बने हैं। तो बच्चों पहला जो छात्र है हमारे पास वो है रमेश। पहला छात्र कौन सा है? रमेश है। रमेश के 8वीं क्लास में बन रहे हैं परसेंटेज कितने? 90% बन रहे हैं रमेश के। दूसरा लड़का है सुरेश। सुरेश के बन रही हैं यहाँ पे 80% 8वीं क्लास में। तीसरा लड़का है जिग्नेश। जिग्नेश की बढ़ रही है यहाँ पे 75%। फिर आता है धर्मेश। धर्मेश के तो भाई साहब 50% ही रह गई है, ये तो सेकंड डिवीजन और आ गया है। फिर बचा हमारे पास एक और लड़का प्रवेश, और प्रवेश के हमें नंबर बता रखे हैं भाई साहब 90%। मतलब प्रवेश और रमेश दोनों क्या है भाई साहब क्लास में होशियार है। तो इस प्रकार हमें यहाँ पे विद्यार्थियों के नाम दे रखे हैं और उनके 8वीं के प्रतिशत अंक दे रखे हैं। और अब हमें कह दिया गया कि आप इनका एक दंडालेख बनाइए। क्या बनाइए? दंडालेख बनाइए। अब आप दंड आलेख तभी सही तरीके से बना सकते हो जब आपको ग्राफ के चतुर्थांश के बारे में मालूम होगा। और ग्राफ का चतुर्थांश बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, आपको अलग से क्लास प्रोवाइड कराऊंगा इससे आगे वाली। और चतुर्थांश के बारे में मैं आपको छोटी मोटी जानकारी इसी क्लास में यहीं पे दे देता हूं। मैंने यहाँ पे आपको जानकारी दे दी है चतुर्थांश के बारे में। चतुर्थांश होगा ऐसा। आपने अगर कभी ग्राफ पेपर देखा हो ना, तो ग्राफ पेपर में क्या है, इसी प्रकार से डॉट 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 लाइनें खींची हुई होती है, पूरा ग्राफ पेपर लाइनों से भरा होता है। अगर मैं इसमें चतुर्थांश की बात करूं तो इस प्रकार इसमें क्या है, 4 चतुर्थांश होते हैं, 1 2 3 और 4। पहला चतुर्थांश ये, दूसरा ये, तीसरा चतुर्थांश ये, चौथा चतुर्थांश ये होता है। इसमें दोनों अंक होते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव के, इसमें होते हैं नेगेटिव पॉजिटिव के, इसमें होते हैं दोनों अंक नेगेटिव नेगेटिव के, और इसमें होते हैं पॉजिटिव और
नेगेटिव के। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, ये हमारा प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये थर्ड है और ये चौथा चतुर्थांश है। हमारे पास 4 चतुर्थांश होते हैं। अगर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू दे रखी होती है तो सिर्फ हम इस तरफ वाले ग्राफ का उपयोग करते हैं, अगर पॉजिटिव नेगेटिव दे रखी है तो इस वाले ग्राफ का प्रयोग करते हैं, अगर नेगेटिव पॉजिटिव दे रखा हो तो इस वाले ग्राफ का प्रयोग करेंगे, और नेगेटिव दे रखा हो तो इस वाले ग्राफ का प्रयोग करेंगे। इस बिंदु को हम जीरो भी कह सकते हैं और ओ भी कह सकते हैं। इसके इस तरफ दोनों x और y का मान प्लस में चलेगा, इस तरफ जाएंगे तो माइनस में और प्लस में चलेगा। तो इस प्रकार आपको चतुर्थांश के बारे में ये हल्की फुल्की जानकारी होनी चाहिए। अब चतुर्थांश को मैं मिटा रहा हूं क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या बनाने हैं, दंड आलेख बनाने हैं। दंड आलेख बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, क्या करूं, आदत से मजबूर। चलो रे चलो चलो चलो, अब हम करते हैं दंड आलेख का निर्माण। हमें विद्यार्थियों के नाम दे रखे हैं, उनके आठवीं के प्रतिशत मार्क्स दे रखे हैं। अब हम बनाते हैं दंड आलेख। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ऐसी लाइन इधर खींच लेंगे और ये अक्ष इधर खींच लेंगे। इसको तो बोलते हैं हम y अक्ष और इसको बोलते हैं x अक्ष। लंबा कर देता हूं इसको थोड़ा सा, ठीक है। इसको बोलते हैं x अक्ष और इसको बोलते हैं y अक्ष। ये जो बिंदु होता है इसको कहते हैं जीरो बिंदु, वो बिंदु भी बोल सकते हैं। इस बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। इस बिंदु के यहाँ पे 0 है, इधर के लिए भी इधर के लिए भी, दोनों जगह यहाँ पे 0 ही आएगा। तो x अक्ष पे तो हम क्या रखेंगे, x अक्ष पे तो हम रख लेते हैं विद्यार्थियों के नाम। क्या रख लेते हैं, विद्यार्थियों के नाम, विद्यार्थी के नाम तो रख लेते हैं x अक्ष पे। और y अक्ष पे क्या रखे, बताओ y अक्ष पे क्या रखे। y अक्ष को बनाता हूं मैं इधर, y अक्ष पे रख लेता हूं मैं प्रतिशत अंक। यहां पे 0 है, मैंने यहां पे कितना प्रतिशत मान लिया, 10%, ठीक है। यहां पे कितना माना, पास में बना देते हैं, जगह कम पड़ेगी बनाओ। यहाँ पे 20, ये 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 इस प्रकार से ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, प्रतिशत अंक ले लिए। इधर तो ये 20%, ये 40, ये 50, ये 60, ये 70, ये 80, ये 90 और ये 100%। y अक्ष पे तो हमने इन बच्चों के 8वीं के प्रतिशत अंक ले लिए और x अक्ष पे हमने विद्यार्थियों के नाम ले लिए। विद्यार्थियों के नाम में पहला लड़का है रमेश, दूसरे का क्या नाम है, सुरेश, तीसरे का क्या नाम है, जिग्नेश, चौथे का क्या नाम है, धर्मेश और पांचवे का क्या नाम है, परवेश। इस प्रकार से रमेश, सुरेश, जिग्नेश, धर्मेश और परवेश हमारे पास ये 5 बालक आ गए हैं। अब हमें इनके प्रतिशत अंकों को दंड ग्राफ के रूप में बना के समझाना है कि आप रमेश के प्रतिशत, सुरेश के प्रतिशत, जिग्नेश, धर्मेश और प्रवेश के प्रतिशत को दंड ग्राफ में किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो हमें रमेश का दे रखा है कि रमेश की 90% बनी हुई है। हमने देखा कि रमेश से ऊपर की तरफ हम चलते हैं प्रतिशत में तो 90% यहाँ पे आके ठहरता है इसके बराबर में इस जगह। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, रमेश से जस्ट 90% लेके और एक यहाँ पे रेखा और एक यहाँ पे रेखा, इन दोनों के बीच में बिल्कुल समान दूरी होनी चाहिए, ऊपर और नीचे, ठीक है ना। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, रमेश के लिए एक दंडालेख का निर्माण कर देंगे। ये आयताकार दंडालेख है, मेरे से थोड़ा सा खींचने में सही नहीं खींचा, आप लोगों को बिल्कुल सीधा बनाना था। आपके पास स्केल रूल बड़ा सब होता है तो उससे आप बिल्कुल इसको सीधा बना लेना। इस प्रकार रमेश की कितनी प्रतिशत थी, 90% पे हमने जाके और यहाँ पे एक दंड ग्राफ का निर्माण कर दिया है, ठीक है। अब सुरेश के कितने परसेंट आए थे, सुरेश के आए थे 80%। तो हम क्या करेंगे, सुरेश से ऊपर की तरफ चलेंगे, परसेंटेज की तरफ, परसेंटेज इस तरफ है ना इस लाइन पे, तो सुरेश को हम लेके चलेंगे 80% तक। तो भाई साहब यहाँ पे हमने देखा कि सुरेश की परसेंटेज यहाँ पे आके 80% बन रही है। तो मैं क्या करूंगा, बिल्कुल सुरेश के जस्ट ऊपर की तरफ एक आयताकार दंडालेख बना दूंगा, ठीक है। इन दोनों की दूरी समान होनी चाहिए और ये समान आकृति की होनी चाहिए। मेरे से बोर्ड पे थोड़ा छोटा बड़ा बन सकता है, आपको बिल्कुल अच्छा बनाना है। फिर मैं गया जिग्नेश के पास, जिग्नेश की परसेंटेज है 75%। मैं यहाँ पे आया और जिग्नेश के लिए मैंने 75% को ढूंढा पहले तो कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 75% 70 और 80 के बिल्कुल मध्य में आएगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे 75% होगा।
तो मैं इसको लेके जाऊंगा इधर और यहाँ पे जाके और जिग्नेश के लिए 75% का क्या बना दूंगा, दंडालेख बना दूंगा। फिर मैं गया धर्मेश के पास, धर्मेश को मैंने बोला रे कितनी परसेंटेज है तेरी, वो बोला कि सर मेरी तो 50% ही बनी है, मेरे तो फेल होने की कगार पे था, मैं तो पास होने के चांस ही नहीं थे। कोई बात नहीं बेटा, तो मैं धर्मेश के लिए यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं 50% पे आके और उसके लिए दंडालेख बना देता हूँ। अब मैं गया परवेश के पास, परवेश को बोला रे कितना परसेंट है, रे सर 10% ही कम है, 100 बनने में 90 बनी है मेरी इस बार, मिठाई खिलाओ मेरे को। बोला रे बेटा 95 बढ़ती तो मिठाई खिलाता, मैं तेरे को 95 पे ले जाके, सॉरी 90 पे ले जाके, और मैं इसके लिए क्या कर दूंगा, एक दंडालेख का निर्माण कर दूंगा। आपको पता चला कि ये माप मैंने कैसे लिए, आपको पता लगा क्या कि मैंने ये माप कैसे ली है। इनमें क्या होता है, समान चौड़ाई के तथा समान चौड़ाई तथा समान दूरी के दंड बनाने होते हैं आयताकार, और इस प्रकार जिसकी जितनी परसेंट होगी वहां से हम दंडालेख की शुरुआत करेंगे और बिल्कुल उसके माथे की चोटी पे लाके रोक देंगे। इस प्रकार से मैंने रमेश, सुरेश, जिग्नेश, धर्मेश और प्रवेश के लिए दंडालेखों के निर्माण कर दिए हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हम दंडालेख बना सकते हैं। उतार लो। आलेखों का जो तीसरा प्रकार है, आलेख कहां से चल रहे हैं, आंकड़ों से चल रहे हैं, याद रखना ये आंकड़े हैं सारे, इनको बनाने के लिए हम आलेखों का निर्माण कर रहे हैं। पहला था हमारा चित्रालेख, दूसरा था दंडालेख, तीसरा है द्विदंडालेख, जिसमें क्या होंगे, दो दंड होंगे बराबर में, इसको अंग्रेजी में कहते हैं डबल बार ग्राफ। इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं छोटा सा। हमने उदाहरण लिया एक बच्चे का जिसके अलग अलग परख पत्रों में अलग अलग नंबर आ रहे हैं। हमारे पास एक लड़का है, क्या नाम निकालू लड़के का, पप्पू निकाल लेता हूं। पप्पू क्या है, एक लड़का है जिसके 8वीं कक्षा में परख पत्रों के सभी विषयों के अंक नीचे दिए गए हैं, इनसे द्विदंडालेख बनाइए। तो सबसे पहले हम देखते हैं पप्पू कहां पे है रे। पप्पू सर हमारे घर के पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं है। पप्पू हमारे यहाँ एक लड़का है जो बहुत ज्यादा खेती करता है, पप्पू है ना। तो पप्पू एक लड़का है जिसके 8वीं कक्षा के परख पत्र जानते हो ना रे, टेस्ट चलते हैं ना, टेस्ट, पहला टेस्ट, द्वितीय टेस्ट, तृतीय टेस्ट। तो प्रथम परख, द्वितीय परख, तृतीय परख, ऐसे हमें स्कूलों में जब पढ़ाते हैं ना तब हमारे टेस्ट लेते हैं और उनका मूल्यांकन करते हैं। तो पप्पू के भाई साहब नंबर दे रखे हैं, यहाँ तो लिख दूंगा मैं विषय, यहाँ लिखा मैंने विषय, यहाँ प्रथम परख और यहाँ द्वितीय परख। ठीक है, विषय, प्रथम परख और द्वितीय परख। विषय कौन सा है, मैथ है रे, एम फॉर मैथ। दूसरा है साइंस, तीसरा है इंग्लिश और चौथा विषय है हिंदी। पांचवा एक और लगाते हैं, बताओ कौन सा लगाए, एसएसटी बच गया ना, सोशल स्टडी। इस प्रकार पप्पू के पास में ये 5 विषय हैं। मैथ में प्रथम परख में आते हैं उसके 70 नंबर 100 में से, ठीक है ना। दूसरे परख में आते हैं उसके 80 नंबर। साइंस में पहले परख पत्र में आते हैं उसके 60 नंबर और दूसरे परख पत्र में आते हैं उसके 90 नंबर। इंग्लिश में उसके प्रथम परख में आते हैं 50 और दूसरे में आते हैं 60। हिंदी में प्रथम परख में आते हैं उसके, अरे यार इसमें तो ज्यादा देने पड़ेंगे, हिंदी में प्रथम परख में 90 नंबर आ रहे हैं, दूसरे में 100 नंबर आ रहे हैं। एसएसटी सब्जेक्ट कैसा है उसका, पप्पू का एसएसटी सब्जेक्ट सर थोड़ा सा लुल है, उसके पहले परख में 40 आए थे और दूसरे में 50 आए हैं। लगता है वो इस बार सामाजिक विज्ञान में फेल नहीं हो जाए। तो इस प्रकार से हमें पप्पू के, जो पप्पू ने 8वीं क्लास में विषय ले रखे हैं, मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी और एसएसटी, उन पांचों के प्रथम परख और द्वितीय परख के हमें अंक दे दिए गए हैं। अब हमें इनसे क्या करना है, एक द्विदंडालेख बनाना है। द्विदंडालेख का निर्माण क्यों करते हैं, जब किसी एक ही बंदे की दो वैल्यू दे रखी हो ना, किसी एक ही चीज की दो वैल्यू दे रखी हो, तो उसके चक्कर में हमें द्विदंडालेख बनाना पड़ जाता है। जैसे पप्पू तो लड़का तो एक ही है, लेकिन इसके 2 परख पत्रों के नंबर बता दिए, पहले परख पत्र के भी दूसरे परख पत्र के भी, तो इसलिए हमें उसके लिए द्विदंडालेख बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे द्विदंडालेख बनाने के लिए एक ग्राफ का निर्माण ऐसे कर लूंगा। ठीक है, कर लिया ग्राफ का निर्माण। अब प्रथम परख व द्वितीय परख दोनों के नंबर यहीं से ले लेंगे इसके। इधर तो मैं क्या लिखूंगा, अंक लिखूंगा। क्या लिखूंगा, अंक लिखूंगा। यार बोर्ड ही छोटा पड़ रहा है यार अपना तो। इधर तो मैं लिख लूंगा अंक, इधर 0, ये 10, ये 20,
ये 30, ये 40, ये 50, ये 60, ये 70, ये 80, ये 90 और ये 100। ये तो हमें क्या दे रखे हैं, उसके अंक दे रखे हैं कि 10, 20, 30, 50, इनमें से उसके कितने कितने कौन से सब्जेक्ट में आए हैं। और यहाँ हम उसके क्या लिखेंगे, विषय लिखेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5 विषय हैं। यहाँ पे क्या है, मैथ है, M फॉर मैथ है, SCI फॉर साइंस है, ENG फॉर इंग्लिश है, HIN फॉर हिंदी है और SST फॉर सामाजिक अध्ययन है। तो अब हम क्या करेंगे, पप्पू के जो भी प्रथम परक और द्वितीय परक में नंबर आए हैं उनका क्या बनाएंगे, द्विदंड आलेख बनाएंगे। तो पप्पू के मैथ में सबसे पहले मैथ सब्जेक्ट लेंगे। इस यहाँ पे 0 मान लेते हैं क्योंकि ये मुख्य निर्देशांक बिंदु होता है। मैथ में पप्पू के कितने नंबर आ रहे हैं प्रथम परक में, तो मैथ में पप्पू के प्रथम परक में 70 नंबर आए, तो हम 70 पे जाएंगे और यहाँ पे एक द्विदंड आलेख का निर्माण कर देंगे कि मैथ में पप्पू के 70 नंबर आ रहे हैं। अब उसने कहा कि मैथ में ही पप्पू के द्वितीय परक में 80 नंबर आ रहे हैं, तो पहले परक पत्र में 70 थे, अगले वाले में उसके नंबर ज्यादा हो गए। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए जो इसकी दूसरे नंबर की लाइन होती है ना, ये फर्स्ट नंबर लाइन, दूसरे नंबर की, इस नंबर को अगर नीचे है तो नीचे से शुरुआत कर लेंगे नंबर। अगर 70 से ज्यादा नंबर है तो ये लाइन ऊपर की तरफ बढ़ा के और एक दूसरा डंडा लेके बढ़ा देंगे। तो पहले यही काम कर लेते हैं, इस लाइन को 80 तक ले जाके और दूसरा द्विदंडा लेके बढ़ा दिया। अगर यही लाइन कम होती, अगर ये लाइन 70 से, जैसे मान लो इसके 60 नंबर ही आते, तो फिर ये लाइन यहाँ से स्टार्ट हो जाती और नीचे दंड ग्राफ बन जाता। तो इस प्रकार मैथ सब्जेक्ट के 2 दंड ग्राफ बन गए। प्रथम परक का, ये तो फर्स्ट परक पत्र है और ये सेकंड परक पत्र है। तो इससे पता लगा कि हम एक ही चीज में 2 अलग अलग प्रकार से द्विदंड आलेख बना सकते हैं। अब मैं गया उसके साइंस सब्जेक्ट में और साइंस सब्जेक्ट में मैंने देखा कि प्रथम परक में 60 नंबर आ रहे हैं, दूसरे में 90 नंबर आ रहे हैं। तो मैं साइंस पे गया और साइंस में मैं उसके नंबरों की तरफ ऊपर की तरफ बढ़ा। मैंने देखा कि 60% यहीं पे आ गया, तो मैं एक दंड आलेख को इसके लिए से बना दूंगा। और फिर उसके बाद में मैं क्या करूंगा, साइंस के लिए बताओ क्या करूंगा, साइंस के लिए उसके लिए फिर मैं उसके दूसरे परक पत्र में नंबर देखूंगा कितने आ रहे हैं, 90 नंबर आ रहे हैं। अरे तो मैं इसी दंड आलेख को मैं ऊपर बढ़ा के 90 पर ले जाकर और दूसरा द्विदंड आलेख बना दूंगा। इसी प्रकार मुझे इंग्लिश का बनाना है। इंग्लिश में कितने नंबर आ रहे हैं, पहले परक पत्र में 50 नंबर आ रहे हैं, तो मैं 50 तक गया और 50 से मैंने एक द्विदंड आलेख बना दिया। ठीक है, 50 तक इसके बराबर में बिल्कुल यहाँ पे द्विदंड आलेख मैंने बना दिया। इंग्लिश में दूसरे परक पत्र में कितने नंबर आ रहे हैं, 60 नंबर आ रहे हैं। फेल होने के लगा दिए 60 नंबर आ रहे हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाके और यहाँ पे दूसरा द्विदंड आलेख, यहाँ पे दंड आलेख बढ़ा दूंगा। इस प्रकार प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए उसके कितने दंड आलेख बन रहे हैं, 2-2 दंड आलेख बन रहे हैं। इस कारण उसे क्या कहा जा रहा है, द्विदंड आलेख कहा जा रहा है। हिंदी में कितने नंबर आ रहे हैं, पहले 90 थे, 100 हो गए। पहले तो भाई साहब बिल्कुल फोड़ दिया टारगेट, ये 90 नंबर लेके ये रहा, ये 90 नंबर थे पहले। तो दूसरी बार उसे दिलवाई, दूसरे परक पत्र में तो उसके कितने नंबर आए, 100 नंबर आए। तो भाई साहब ये इसके लिए दंड आलेख 2 बन गए, पहला ये, दूसरा ये प्रथम परक, ये सेकंड परक, ये प्रथम परक, ये सेकंड परक, ये प्रथम परक पत्र, ये सेकंड परक पत्र। अब उसके एसएसटी में नंबर देखे, एसएसटी में नंबर देखा तो पहले 40 आए थे, फिर 50 आए थे, तो फेल हो गया 40 में। तो ये फेल तो नहीं हो रहे, पास तो करा देंगे इसको। 40 पे आ गया तो हम यहाँ लाके इस पे दंड आलेख बना देंगे। दूसरी बार में कितने नंबर आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, तो इसके जस्ट ऊपर ये रहा 50, यहाँ पे दंड आलेख बना देंगे। इस प्रकार से बच्चों हमें द्विदंड आलेख का निर्माण कर लेंगे। और आज की क्लास बच्चों हम यहीं पर पूरी करते हैं। अगली जो क्लास होगी वो सबसे पहले उसके बारे में हम समझेंगे, किसके बारे में, अगली क्लास में हम सबसे पहले समझेंगे पाई चार्ट के बारे में। आप पाई चार्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ के आना कि पाई चार्ट क्या होता है क्या नहीं होता है। तो आप पाई चार्ट को पहले थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना कि पाई चार्ट क्या होता है, पाई चार्ट कैसे बनता है। इसका वीडियो हम नेक्स्ट क्लास में अपलोड कर देंगे। और आज के लिए इतना ही काफी है। आज का जो हमारा टॉपिक था वो आंकड़ों से संबंधित था। आंकड़े क्या होते हैं, आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं, और अगर आंकड़ों का निरूपण करना रहेगा तो हम आंकड़ों को किस प्रकार से निरूपित कर सकते हैं। तो हमने देखा कि हम आंकड़ों को 2 प्रकार से निरूपित कर सकते हैं, ग्राफ के द्वारा और पाई चार्ट के द्वारा। तो ग्राफ के द्वारा अगर हम आंकड़ों को निरूपित करेंगे तो कितने ग्राफ बना सकते हैं, 3 प्रकार के ग्राफ बना सकते हैं, दंडालेख, द्विदंडालेख और चित्रालेख। और उसके अलावा पाई चार्ट अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। और बच्चों चैनल पे ज्यादा से ज्यादा बने रहिए, मुझे आप लोगों का प्यार सपोर्ट सब कुछ चाहिए। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब शेयर लाइक कमेंट ठोको जचा के।
और जल्दी से जल्दी आप लोगों के सामने में एक नए अवतार में आऊंगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।